हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए वन शॉट वीडियो लाया जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग के। परीक्षा में कुछ ही दिन बचे हैं तो वन शॉट वीडियो देखकर अपनी तैयारी आप और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों व जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है। जैविक प्रौद्योगिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर आनुवंशिक रूप से सूक्ष्म जीवों कौकों पादपों जंतुओं द्वारा जैविक औषधियों एवं जैविक पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी का विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है। दूसरा हेडिंग चलता है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी कैसे उपयोगी है, इसके बारे में देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उच्च उत्पादकता वाली फसलों के किस्में तैयार किए जाते हैं। मतलब कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उच्च पैदावार वाली फसलों के किस्में तैयार किया जाता है, यानी कि वो बीज तैयार किया जाता है जो अधिक पैदावार दे सके। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही इसका उत्पादन किया जाता है। दूसरा, हरित क्रांति के द्वारा इन फसलों से उपयोग लगभग पैदावार क्या होगा, 3 गुना बढ़ गया है। इस जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जो बीज बनाए गए थे उनको बोने से फसलें क्या हो गई, 3 गुना बढ़ गई है। इन फसलों के इनसे क्या पैदावार 3 गुना बढ़ गया है। दूसरा, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म जीएमओ क्या होता है, तो आनुवंशिक स्तर पर जो जीव रूपांतरित होते हैं उन्हें जीएमओ कहते हैं। यानी जो आनुवंशिक रूप से यानी कि जेनेटिक स्तर पे जो जीव रूपांतरित होते हैं उसे जीएमओ कहते हैं। इनके कुछ इन प्रकार जो होते हैं जीव, इनके द्वारा उत्पन्न फसलें भी होती है। इनके द्वारा जो उत्पन्न फसलें होती है उनके कुछ गुण होते हैं। तो चलिए उनको गुण को पहले देख लेते हैं। तो जैविक पहला होता है अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। मतलब कि बाहरी जो कि जितने भी कारक है, यानी कि कीटों के जैसे कोई कीट किसी पौधा को खा लेता है या उसको नुकसान पहुंचाता है तो उसके प्रति अजैविक जितने भी कारक है उसके प्रति प्रतिरोधी होती है, यानी कि वो उनसे अपने रक्षा कर सकती है अजैविक कारकों से। दूसरा होता है कीट प्रतिरोधी होती है। एक कीट प्रतिरोधी होती है, यानी कि रासायनिक खाद्यों का उपयोग इनमें कम से कम किया जाता है और खनिजों का कुशलता से प्रयोग करती है। उच्च गुणवत्ता वाली फसलें होती है और नॉन लिग्निमस पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता के विकास हेतु उसका उपयोग किया जाता है। नॉन लिग्निमस पादप जितने भी है उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता के हेतु इसका भी उपयोग किया जाता है। बीटी फसलें क्या होती है, तो बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है, यानी कि प्रतिविष या इसको प्रोटीन भी कह सकते हैं। बीटी एक प्रकार का प्रोटीन इसको भी कह सकते हैं, प्रोटीन भी कहता है इसको। प्रतिविष या प्रोटीन है जो बैसिलस थ्रू एंजेनेसिस जीवाणु से निर्मित होती है। यह एक भूमिगत जीवाणु है। बीटी जीव विष का जीन जीवाणु से निकलकर पादपों में क्या करते हैं, स्थानांतरित कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर देते हैं। इससे पादप पे भी प्रतिविष का निर्माण होने लगता है और कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार की फसलों को बीटी फसलें कहते हैं, यानी कि ऐसी फसलें जिनमें खुद लड़ने की क्षमता हो और जिसमें क्या होता है बीटी यानी कि बैसिलस थ्रू एंजेनेसिस की जितने के जब प्रतिविष है वो उस पादपों में डाल दिया जाता है, जिसके कारण वो भी पादप क्या होता है प्रतिविष उनमें तैयार होने लगता है। और जब कोई कीट या कोई भी बाह्य कारक उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो उन प्रतिविष को उन कारक में प्रदान करते हैं, जिसके कारण वो पादप कारक क्या होता है मर जाता है। इस प्रकार की फसलों को बीटी फसलें कहते हैं। ये क्या होती है, कीट प्रतिरोधी होती है। बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी सोयाबीन, बीटी तंबाकू आदि का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी से ही संभव हुआ है। और नोट, जब बीटी तंबाकू का निर्माण सर्वप्रथम किया गया था, जो इसमें जो बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी सोयाबीन में जो सबसे पहले बनाया गया था वो बीटी तंबाकू था। टीआई प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम से प्राप्त करता है। जो टीआई प्लाज्मिड होता है एग्रोबैक्टीरियम से प्राप्त किया जाता है। बीटी कपास पर सलब जो बाल मर्म होता है, कृमि का प्रभाव नहीं होता है और उत्पादन बढ़ जाता है। जो पहले नॉर्मल जो कपास होगा उस पे बाल उसका प्रभाव रहेगा, जिसके कारण उत्पादन घट जाएगा। लेकिन जब उसको बीटी उस पे बैसिलस थ्रू एंजेनेसिस डाल देते हैं उस पौधे में कपास के, तो उस पे सलब कृमि का प्रभाव नहीं पड़ता है और उत्पादन बढ़ जाता है। क्राई किसे कहता है, जीव विष को बनाने वाले जीन को, मतलब कि बैसिलस थ्रू एंजेनेसिस में जो जीव विष को बनाती है उसी जीन को क्या करता है, क्राई कहते हैं। ये अनेक प्रकार की हो सकती है। सुनहरा चावल किसे कहता है, जीन इंजीनियरिंग द्वारा वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन कर विटामिन ए की कमी को पूरा करने वाले चावल का विकास किया, जिसे सुनहरा चावल कहते हैं। यानी कि ऐसा चावल जिसमें विटामिन ए की कमी को पूरा करने का
साहस हो, यानी कि ऐसा उस चावल को खाए तो विटामिन ए की भी पूर्ति हो जाए। तो जैसे नॉर्मल चावल खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट हमें मिलती है, लेकिन ऐसा चावल जिसको खाने से हमें विटामिन ए की पूर्ति होती है उसे सुनहरा चावल कहा गया है। और ये जीन इंजीनियरिंग के द्वारा ही संभव हुआ है। गोल्डन राइस को उत्पन्न करने के लिए पादप पर 3 जीनों का प्रत्यारोपण किया, यानी जो गोल्डन राइस होती है उसको उत्पन्न करने के लिए जो नॉर्मल पादप है उस पर 3 जीनों का उत्पादन करते हैं। इस प्रक्रिया का फलस्वरूप ही बी कैरोटीन युक्त पीले रंग का चावल प्राप्त होता है, यानी कि जब उस पर 3 जीन का प्रत्यारोपण कर देते हैं तो उस पादप में से बी कैरोटीन युक्त पीले चावल का निर्माण होता है। वो सफेद चावल का होता है, पीला चावल बन जाता है। और यही बी कैरोटीन शरीर में पहुंचते हैं। जब बिना बी कैरोटीन युक्त चावल को आप खाते हैं तो ये शरीर में पहुंचते ही विटामिन ए में बदल जाता है। बी कैरोटीन विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं फ्लेवर सेवर क्या होता है। यह एक ट्रांसजेनिक टमाटर है। ये क्या है? एक ट्रांसजेनिक टमाटर, यानी पारजीनिक टमाटर है। इस पारजीनिक टमाटर में एंटीसेंस आरएनए तकनीक के कारण एंटीसेंस आरएनए तकनीक के कारण है जो इसके टमाटर के ऊपर होती है। कोशिका भित्ति में पेक्टिन को नष्ट करने वाली पॉलीग्लाइकोयूरिनेज का संश्लेषण कम हो जाता है, यानी कि जो पेक्टिन को नष्ट करने वाले जो पॉलीग्लाइकोयूरिनेज होता है उसका संश्लेषण कम हो जाता है, जिसके कारण वो पेक्टिन को ज्यादा नष्ट नहीं कर पाती है और जो लंबे समय तक ताजा बने रहते हैं। मानव इंसुलिन क्या होता है? मानव इंसुलिन या अन्य हार्मोन का निर्माण अभियांत्रिक इंजीनियरिंग के द्वारा इकाई के द्वारा प्रयोग से संभव हो सका है। इंसुलिन जीन इंजीनियरिंग से बनाई गई प्रथम औषधि है। मधुमेह के रोगियों के लिए अमेरिकी औषधि निर्माण कंपनी एली लिली ने 5 जुलाई 1983 में को 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के समान थे। इंसुलिन हार्मोन की दोनों श्रृंखलाएं ए और बी को डाइसल्फाइड बंधों से जोड़कर परिपक्व इंसुलिन तैयार किया। क्या किया? एली लिली जो कंपनी थी वो डीएनए अनुक्रम से ए और बी के समान जो ए और बी है मानव इंसुलिन हार्मोन उसके समान ही उन्होंने कुछ श्रृंखलाएं प्राप्त की, 2 श्रृंखलाएं और भी प्राप्त की। लेकिन जब देखा कि इनमें डाइसल्फाइड बंध नहीं है तो डाइसल्फाइड बंधों से जोड़कर एक परिपक्व इंसुलिन तैयार कर लिया। इस कार्य में फ्रेडरिक सेंगर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो फ्रेडरिक सेंगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछ सकता है कि मानव इंसुलिन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो फ्रेडरिक सेंगर ने। और नोट चलिए देख लेते हैं इसमें। फ्रेडरिक सेंगर के अनुसार मवेशी के अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन की अल्फा व बीटा चेन्स में एमिनो एसिड की संख्या 21 व 30 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि जो फ्रेडरिक सेंगर के अनुसार मवेशी के अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन अल्फा और बीटा चेन्स में एमिनो एसिड की संख्या कितनी थी? तो आप क्या बोलेंगे? 21 और 30। प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाते समय इंसुलिन का सी पेप्टाइड हटा दिया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा पेप्टाइड हटाया जाता है? तो सी पेप्टाइड हटा दिया जाता है। धमनियों के रुधिर के थक्के को घोलने के लिए उपयुक्त प्लाज्मोनियोजन इसी विधि से प्राप्त किया जाता है। मतलब कि धमनियों के क्वेश्चन आ सकता है, धमनियों के रुधिर के थक्के को खोलने के लिए उपयुक्त प्लाज्मोनियोजन का प्लाज्मोनियोजन किस विधि से बनाई जाती है? तो किस विधि से बनाई जाती है? बायोटेक्नोलॉजी के सहायता से बनाई जाती है। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। हेपेटाइटिस बी क्या होता है? हेपेटाइटिस बी क्या होता है? हेपेटाइटिस के विरुद्ध प्रतिरक्षा भी पुनर्योजित तकनीक से तैयार की जा रही है। इस तकनीक से बनाई गई प्रतिरक्षा अधिक शुद्ध है क्योंकि इसमें केवल उन्हीं प्रोटीन के विरुद्ध बनते हैं जिनकी आवश्यकता होती है। यानी कि जो पुनर्योजन तकनीक से जो बनाई गई जो प्रतिरक्षा होती है वो अधिक शुद्ध है क्योंकि इनमें उसी प्रोटीन का मतलब कि मेरे पास एक कलम नहीं है और मेरे पास एक कलम की जरूरत है तो क्या करेगा? पुनर्योजक तकनीक मेरे कलम को बस पूरा कर देगा। मेरे कलम को गरज है, मतलब कि मुझे कलम की जरूरत है तो क्या कर लेगा? मुझे कलम ला कर दे देगा। वही काम करता है पुनर्योजक तकनीक से। मतलब कि जिसकी आवश्यकता होती है उसी को वह देता है। यानी पुनर्योजक तकनीक से प्रतिरक्षा अधिक शुद्ध होता है क्योंकि इनमें केवल उन्हीं प्रोटीनों के विरुद्ध बनते हैं, यानी कि जिसकी आवश्यकता होती है वही बस बनता है। बस इसी को समझना, इतना ही। हेपेटाइटिस बी के में पुनर्योजक तकनीक द्वारा हेपेटाइटिस बी, हर्पीज, इंसुलिया, काली खांसी आदि रोगों के टीकों का उत्पादन किया जा रहा है। यानी कि पुनर्योजक तकनीक से हेपेटाइटिस बी, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, काली खांसी आदि रोगों के टीकों का उत्पादन किया जा रहा है। जीन चिकित्सा क्या है? जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी द्वारा जीन विकृत जीन को किसी दूसरे स्वस्थ जीन से प्रतिस्थापित करके अनेक रोगों को उपचार की संभव है।
अर्थात इसको परिभाषा कैसे लिख सकते हैं आप, जीन विकृत जीन को किसी दूसरे स्वस्थ जीन से प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया ही जीन थेरेपी कहलाती है। सर्वप्रथम सन 1930 ईस्वी में, सर्वप्रथम क्या होगा, सन 1930 ईस्वी में, सन 1930 ईस्वी में एक 4 साल की बच्ची एसिड से ग्रसित थी में एडेनोसिन डीएमिनेज न्यूनता यानी कमी के उपचार हेतु जीन चिकित्सा का उपयोग किया। जीन थेरेपी का उपयोग आनुवंशिक रोग जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के इलाज में भी किया जाता है। सिस्टिक जो फाइब्रोसिस होता है, रोग होता है, उसके इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। और सिस्टिक फाइब्रोसिस रोग सीएफसी जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। जो सिस्टिक फाइब्रोसिस रोग होता है जो जीन में उत्परिवर्तन के कारण, सीएफसी जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो ये पूछ देगा क्वेश्चन कि सिस्टिक फाइब्रोसिस रोग किस जीन के उत्परिवर्तन में होता है, तो सीएफसी आप याद रखेंगे। चलिए अगला देख लें, पारजीनी जीव कैसे कहते हैं। ऐसे जीव या जंतु जिसके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है, जो जीन और जो अभिव्यक्त का भी प्रदर्शन करता है, पारजीनी अब अनुवांशिकी परिवर्तित जीन कहलाते हैं। पारजीनी जंतुओं के रूप में सर्वाधिक संख्या पाए जाने वाले जीव चूहे हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाएगा। पारजीनी जंतुओं के रूप में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले कौन सा जीव है, तो वो कौन सा जीव है, चूहा। बायोप्रेसिस कहलाता है विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि मल्टीपल नेशनलिस्ट कंपनीज या अन्य संगठन जब किसी देश के जैविक संसाधनों का समुचित प्रतिकर भुगतान किए बिना अनाधिकृत रूप से उन संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो यह बायोप्रेसी कहलाती है। मतलब कि अगर मेरे पास कोई सामान है या कोई भी मेरे पास संसाधन है, उसका अगर आपको उपयोग करना है तो 10 रुपया चुकाना है। अगर आपने 10 रुपया मेरे संसाधन का उपयोग भी कर लिया और वो 10 रुपया भी मुझे नहीं दिया, तो इसको ही बायोप्रेसिस कहते हैं। मतलब जो बहुराष्ट्र कंपनियां या किसी भी देश का अन्य संगठन जब किसी देश के जैविक संसाधन, मतलब कि जैविक संसाधन का उपयोग भी कर ले और जो उस पर प्रतिकर लगाया गया है, मतलब कि जो उस पर कर लगाया गया है उसको भरपाई भी ना करे, तो इस प्रक्रिया को बायोप्रेसिस कहते हैं या जैव दस्युता कहते हैं। बायो पेटेंट किसे कहते हैं, या जैव एकस या जैव अधिकार किसे कहते हैं, तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयुक्त तकनीकी का पंजीकरण। मतलब कि हमने एक कागज बनवा लिया है कि यह मैंने बनाया है या मैंने इस तकनीक का उपयोग मैंने किया है, यह तकनीक मेरा है, तो इसी को कहते हैं बायो पेटेंट कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी निम्नलिखित के लिए दिया जाता है। पहला डीएनए सीक्वेंस या उसके द्वारा कोडित प्रोटीन के लिए, दूसरा तो उत्पाद या उत्पादक अपक्रिया के लिए, सूक्ष्म जीवों के विभेद के लिए और पौधों और जंतुओं के आनुवंशिकी रूपांतरण विभेद के लिए। ये सब जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया है उनको जरूर आप अच्छे से ध्यान करके पढ़िएगा, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार में पूछे गए हैं। ये वीडियो कैसा लगा अपने लाइक से